चैप्टर 8 हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा कोई भी स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस कायम रहता है। अगर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की तुलना में डेथ रेट अधिक हो तो वो जीव अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में रेड डेटा बुक्स IUCN के द्वारा पब्लिश किया जाता है प्रत्येक वर्ष, जिसमें जो विलुप्त हो रहे एक्सटिंक्ट हो रहे जीवों की सूची उसमें दी जाती है और लोगों को अवेयर किया जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने न्यू इंडिविजुअल जो है सेम स्पीसीज़ की न्यू इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो पेरेंट्स या सिर्फ एक पेरेंट्स भाग लेते हैं, लेकिन स्पीसीज़ सेम होता है। तो एक ही स्पीसीज़ के जो पेरेंट्स भाग लेते हैं तथा अपने ऑफस्प्रिंग या अपने बच्चों को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन या प्रजनन जो है वो अपने सर्वाइवल और पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फाइनली वो विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो क्या ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद के कार्बन कॉपी तैयार करते हैं। तो कार्बन कॉपी तैयार करने के लिए DNA होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो क्रोमोसोम में होता है, और वही पेरेंट्स से अपने बच्चों में जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब DNA एक दूसरे को कॉपी करते हैं तो उस समय वो एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ थोड़े थोड़े परिवर्तन, चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक नए स्पीसीज़ या सेम स्पीसीज़ के कई ब्रांच, अलग अलग ब्रांच में वो चेंज हो जाते हैं। जैसे गुलाब अगर हम लेते हैं तो रोज़ गुलाब में लाल गुलाब, काला गुलाब, पीला गुलाब इत्यादि थोड़े थोड़े जेनेटिक वेरिएशंस के वजह से इस प्रकार होता है। इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? तो जब DNA कॉपी होता है तो कॉपी होना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी डिज़ाइन है, ये इसी के ऊपर निर्भर करता है, DNA के ऊपर निर्भर करता है। पहला चीज़, तो बॉडी डिज़ाइन DNA के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए DNA का अच्छे से कॉपी होना ज़रूरी है। दूसरा, प्रत्येक स्पीसीज़ सेम इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो कई बार जो सर्वाइविंग करने के लिए भी, सर्वाइव करने के लिए भी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव करने के लिए भी ये वेरिएशन इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन कई बार ये पॉजिटिव भी होता है और कई बार नेगेटिव भी होता है। अगर जो कोई भी स्पीसीज़ अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में नाकाम रहता है तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैसे डायनासोर कभी थे, वो गायब हो चुके हैं। इस प्रकार से वेरिएशन सर्वाइवल के लिए अच्छा है और कभी कभी यह बुरा भी है, तथा इसी की वजह से DNA कॉपी में थोड़े थोड़े परिवर्तन होने की वजह से ही आने वाले समय में नए स्पीसीज़ का इवोल्यूशन होता है। अब है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनरली दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है वो सिंगल पेरेंट भाग लेता है। तो प्रत्येक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट भाग लेता है, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसके भी कई सारे टाइप होते हैं। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ऐसा रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस जिसमें दो पेरेंट्स मेल और फीमेल भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है फ्यूजन, उसके बाद है बडिंग, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इत्यादि। तो इसमें एक एक करके हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है फिजन। तो फिजन का मतलब आप न्यूक्लियर फिजन, आप न्यूक्लियस का टूटना, फिजन मतलब टूटना होता है।
तो इसमें क्या होता है, फिजन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जिसमें जनरली क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स में टूट जाते हैं, और प्रत्येक इंडिविजुअल नए जो है जीवों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस डिवीज़न के आधार पर इसको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में बांटा जाता है। बाइनरी का अर्थ होता है दो। तो बाइनरी फिजन के तहत हम लोग क्या देखते हैं, इस मेथड में जो है एक पेरेंट्स जो है वो दो ऑफस्प्रिंग टूट कर दो ऑफस्प्रिंग में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम अमीबा को देख रहे हैं, अमीबा बाइनरी फिजन करता हुआ यहाँ पर प्रोसेस में ये दिखाई देगा। इस प्रकार से सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, यहाँ न्यूक्लियस डिवीज़न होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, और फिर कॉन्स्ट्रिक्शन, और फिर ये दो ऑफस्प्रिंग में बढ़ जाता है। इसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। इसके बाद आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ पर देखिए कई सारे न्यूक्लियस के कई टुकड़ों में ये पहले बढ़ा, और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है। उसके बाद कई सारे इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज वो उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल से कई सारे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है। इसी प्रकार का मल्टीपल फिजन करता है। इसके बाद है बडिंग में यहाँ पर बड जनरेट होता है। हाइड्रा में आप आसानी से देख सकते हैं, इस प्रकार से ये एक बड निकलता है, और बड धीरे धीरे ग्रो करता है, और जब ये कम्प्लीटली खुद सर्वाइव करने लायक हो जाता है, तो जो मेन बॉडी होता है, पेरेंट बॉडी होता है, उससे अपने आप को डिटैच कर लेता है, और इस प्रकार से ये कम्प्लीटली सर्वाइव कर जाता है, और फिर इस प्रकार से बडिंग से एक से दो जनरेट होते हैं। तो इसी प्रकार से यीस्ट में भी जो है वो बर्ड क्रिएट होता है, और बर्ड डिटैच होता है, और जो पेरेंट बॉडी होता है उससे कई सारे है ना यीस्ट के जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रा और यीस्ट बर्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रीजेनरेशन, बॉडी का फिर से जनरेट करना, कुछ हद तक ह्यूमन में भी रीजेनरेशन कैपेसिटी होता है, जैसे लेकिन कंप्लीट नहीं। जैसे हमको चोट लगता है तो हमारा त्वचा, हमारा स्किन से जो कुछ स्किन सेल रीजेनरेट होते हैं, उसी प्रकार से छिपकली का पूंछ कटता है तो वहाँ से रीजेनरेट होकर फिर से पूंछ निकल आता है। इसी प्रकार से रीजेनरेशन, लेकिन ये कंप्लीट रीजेनरेशन हम लोग नहीं देखते हैं इसमें। कई जीव ऐसे होते हैं जो कंप्लीट रीजेनरेशन को शो करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये है प्लेनेरिया। अगर प्लेनेरिया को हम 3 टुकड़ा में बांटें तो प्रत्येक टुकड़ा कंप्लीट इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रा को क्या करते हैं, 2 टुकड़ा में बांटते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से रीजेनरेशन के द्वारा इनका बॉडी, अगर कोई हिस्सा किसी जीव का, अगर कोई ऑर्गेनिज्म का कोई जीव को कट किया जाए और प्रत्येक कटे हुए टुकड़े से कंप्लीट जीव डेवलप हो जाए तो इसे रीजेनरेशन कहा जाता है, जिससे हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश एक्सेट्रा इसके तहत आते हैं। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अर्थ होता है टुकड़ा होना। तो इसमें बॉडी जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका बॉडी टूट जाता है मैच्योरेशन के बाद, और प्रत्येक टुकड़ा उसमें से क्या होता है, नया इंडिविजुअल में डेवलप होता है। जैसे यहाँ पर है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा का प्रत्येक स्पाइरोगैरा के बीच में सेप्टा होता है, और सेप्टा के द्वारा उनका बॉडी क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता है। तो यहाँ सेप्टा से ये ब्रेकडाउन होता है, फ्रेगमेंट में बदलता है, और फिर प्रत्येक फ्रेगमेंट जो है ये कंप्लीट स्पाइरोगैरा में डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से स्पाइरोगैरा एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में जो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस करते हैं उसको स्पोरेंजिया कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको स्पोरेंजिया कहा जाता है। प्रोड्यूस टाइनी सेल, छोटे छोटे सेल ये उत्पन्न करते हैं जिनको स्पोर कहा जाता है। राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, यदि इसी तरीका से पेनिसिलियम से ही पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे स्पोर्स
और जब ये क्या होता है, मैच्योर होने के बाद ये फूट जाता है और प्रत्येक स्पोर जो है वो फैल जाता है। और जैसे ही इनका जो एक्सटर्नल शेल होता है वो काइटिन का बना होता है, और जो काइटिन होता है बहुत हार्ड शेल होता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाए उसको भी टॉलरेट करता है। जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है इसमें से बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, जर्मिनेशन चालू होता है और इस प्रकार से वो नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम इत्यादि जीव आते हैं। इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में सिर्फ इसमें फ्लावर पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि फ्लावर के अतिरिक्त बॉडी का कोई भी ऑर्गन से अगर पौधा अपना नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, जन्म देता है, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, नया प्लांट बनता है जिसमें उसका वेजिटेटिव पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ इत्यादि। तो जड़, तना और पत्ती, ये जब क्या होता है प्रोपागेशन में या रीजेनरेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करने में रूट, स्टेम और लीफ का यूज़ होता है, रूट, स्टेम और लीफ का यूज़ होता है, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। रूट में आपका डालिया आता है, स्वीट पोटैटो आता है, तो इस प्रकार ये जन्म लेते हैं। इसी प्रकार स्टेम से पोटैटो, जिंजर, लीफ से ब्रायोफाइलम एंड बगोनिया प्लांट, ये सारे लीफ से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर ब्रायोफाइलम के लीफ से रीजेनरेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लांट्स में जो है उसमें फ्लावर से प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अगर फ्लावर से प्रोड्यूस होगा तो वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत आ जाएगा, क्योंकि प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। वर्तमान समय आर्टिफिशियली कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग इत्यादि के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन को अभी अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत फ्लावर जो है, फ्लावर का जो सेक्सुअल पार्ट जो है ये पार्टिसिपेट करता है। इसमें मेल और फीमेल दो हिस्से होते हैं। जो मिडिल का पोर्शन होता है ये फीमेल हिस्सा होता है, जिसमें ये है स्टिग्मा। उसके बाद स्टिग्मा के बाद आपका स्टाइल, ये लंबा हिस्सा, ये बीच का ये स्टाइल कहा जाता है। स्टिग्मा, ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा कहा जाता है, ये हिस्सा स्टिग्मा कहा जाता है, बीच का हिस्सा ये स्टाइल कहा जाता है, और ये ओवरी कहा जाता है। ये इसको फीमेल हिस्सा कहा जाता है। और अगर आपको पता हो तो फीमेल डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो उनको गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसलिए टुगेदर सारे फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है, गायनीशियम कहा जाता है। और जो मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोशियम कहा जाता है, मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहा जाता है। यहाँ पर हमारा मेल पार्ट जो है ये वाला हिस्सा मेल पार्ट बनाता है, जिसमें स्टामेन, एंथर, फिलामेंट वगैरह इसमें भाग लेते हैं। तो इसके अंतर्गत में आपका ये पोलन ग्रेन इसी के एंथर में ही पाया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से ये सारे इसके अंतर्गत में अंदर में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, तो इनको मेल पार्ट कहा जाता है। तो फ्लावर का फीमेल पार्ट सेंटर में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और फीमेल पार्ट में आपका स्टामेन, एंथर और पोलन ग्रेन्स आते हैं। स्टामेन, एंथर, फिलामेंट, और एंथर के अंतर्गत में आता है पोलन ग्रेन्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जरूरी है अगर प्लांट से फ्रूटिंग हो या पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, इसीलिए ज़रूरी होता है, ताकि इसमें फ्रूट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में फ्लावर के थ्रू से हो पाए। और पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। वो चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन के एजेंट के तौर में यहाँ पर पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक कौन ट्रांसफ़र करता है। जैसे यहाँ पर ये एंथर है और यहाँ पर ये सेंटर वाला हिस्सा में टिप पोर्शन ये स्टिग्मा है। ये सबसे ऊपरी हिस्सा को स्टिग्मा कहा जाता है, ये स्टिग्मा, और यहाँ पर पोलन ग्रेन पाया जाता है। तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होने को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। यह विंड, वाटर, इंसेक्ट इत्यादि के द्वारा होता है। अब अगर सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन
फ्लावर से स्टिग्मा में जाए तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर दो फ्लावर सेम प्लांट का दो फ्लावर अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। या दो सेम स्पीसीज का अगर दो फ्लावर इस टाइप से हैं, दो एक ही पौधे के और यहाँ से भी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर ये एक प्लांट का ये फ्लावर है और सेकेंड प्लांट का ये फ्लावर है और दोनों में सेम स्पीसीज का है, मतलब तो इसको भी क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर एक ही फ्लावर का स्टिग्मा में पोलन ग्रेन अगर आता है, सेम फ्लावर एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन। और एक पौधे के दो फूल, दो फ्लावर या दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब है फर्टिलाइजेशन। अगर जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, जब पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो केमियोट्रोपिज्म होता है। और केमियोट्रोपिज्म के कारण क्या होता है, ये यहाँ पर एक पोलन ट्यूब बनता है जिसमें से ये पोलन ग्रेन स्लाइड होता हुआ सीधा ओवरी तक पहुँचता है। और यहाँ ओवरी में क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ एम्ब्रायो सैक होता है और एम्ब्रायो सैक, ओवरी के अंदर एम्ब्रायो सैक और एम्ब्रायो सैक में फीमेल पार्ट होता है। फीमेल एग और मेल का पोलन ग्रेन मेल पार्ट, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार से ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो कई बार ये पूछता है कि फ्रूट में कौन डेवलप होता है, तो ये ओवरी जो है ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है और ये जो एम्ब्रायो सैक है ये सीड में डेवलप हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है ह्यूमन में रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तहत हम लोगों के पास में ये सभी चीज़ें होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्टिस है तो ये टेस्टिस होता है, एक पेयर होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि स्पर्म सेल ये प्रोड्यूस करते हैं। और स्पर्म सेल कुछ इस प्रकार से होता है, स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें ये टेल होता है जो तैरने के लिए मदद करता है। उसके बाद ये मिड पीस कहा जाता है और ये हेड कहा जाता है और ये एक्रोसोम कहा जाता है। अपर हिस्सा जो है एक्रोसोम कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये हेड है, इसी में 23 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो मदर से 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम और फादर से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, तब 46 क्रोमोसोम्स जो है वो तैयार होता है। तो इस प्रकार से ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस होता है यहाँ पर, और ये एक पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ से स्पर्म जनरेट होता है और एक हार्मोन जनरेट होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। और इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सैक्रोटम कहा जाता है। तो इसके बाद ये जो है इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है यहाँ से, और ये एक गोल घुमा हुआ ट्यूब जो है, पतला सा ट्यूब, वो आपका वास डेफरेंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये पतला सा ट्यूब जो निकलता है इसको क्या कहा जाता है, वास डेफरेंस कहा जाता है। और यही यूरेथ्रा के साथ में जाके जुड़ता है और इजेकुलेशन प्रोसेस होता है, इसी से स्पर्म का इजेकुलेशन प्रोसेस होता है। आगे यूरेथ्रा जो है वो मस्कुलर ऑर्गन जिसको पेनिस कहा जाता है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर एक ओपनिंग होता है जिसको जेनाइटियल पोर कहा जाता है। ये सेमिनल विस्कल्स और प्रोटेस्ट ग्लैंड यहाँ पर एक फ्लूइड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सेमिनल विस्कल्स यहाँ पर एक फ्लूइड जनरेट करते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और स्पर्म के मूवमेंट के लिए स्लिपरी मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये स्पर्म के न्यूट्रिशन और उसके मूवमेंट के लिए यहीं से जो है जो फ्लूइड सेमिनल विस्कल्स ही प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत ये आते हैं। तो हम लोग देखिए टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ से एक ट्यूब निकलेगा जिसको
वास डिफरेंस कहा जाता है। और वास डिफरेंस बीच में सेमिनल विस्कल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सेमिनल विस्कल्स से जो स्लिपरी लिक्विड जनरेट होता है, जो न्यूट्रिशनल स्पर्म के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जेनेटियल ऑर्गन जेनेटियल पोर से ये बाहर निकल जाता है, जिसको एजेकुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर भी पेयर ऑफ ओवरी पाया जाता है। यहाँ पर बोथ एंड में आप देख सकते हैं पेयर ऑफ ओवरी यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यहाँ से जनरेट होता है, जिसको ओवा कहा जाता है। इस प्रकार से ह्यूमन ओवा या एग ये जनरेट करता है। तो इस प्रकार से ह्यूमन ओवम या एग जनरेट करने के साथ साथ यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट किया जाता है, जो ओविडक्ट की सहायता से यहाँ से होता हुआ आगे बढ़ता है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब की सहायता से ये सारे यूटेरस में खुलते हैं। यहाँ पर ये यूटेरस एक मस्कुलर वाल्व है, जिसमें जब एग जो है जनरेट होता है तो उस समय ये मस्कुलर वाल्व अपने आप इसमें बिल्टअप होते हैं। प्रत्येक मंथ ये बिल्टअप होते हैं, ताकि जो एग प्रोड्यूस होता है वो अगर बाय द वे अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा सके। इसीलिए यहाँ पर मस्कुलर वाल जो है वो क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली एवरी मंथ। और जो अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना हो ऐसी स्थिति में वो मस्कुलर वाल, न्यूट्रिशियस मस्कुलर वाल जो यूटेरस के अंदर होता है, वो प्रत्येक मंथ क्या होता है गिर जाता है, जिसको मंथली साइकिल कहा जाता है। यहाँ पर यूटेरस का एक डॉट से बंद होता है, जिसको सर्विक्स कहा जाता है, और ये वजाइना में खुलता है। सर्विक्स और वजाइना में खुलता है। इस प्रकार से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में यहाँ से एग जो है वो एग सेल बाहर निकलता है। एग सेल में स्पर्म आके अपना हेड डाउन करता है। स्पर्म जैसे ही हेड डाउन करता है ये सेल हार्ड हो जाता है, और बाकी स्पर्म के लिए कोई जगह नहीं होता है। तो बाकी मिलियंस ऑफ संख्या में स्पर्म जो आते रहते हैं इसकी तरफ, वो इस प्रकार से यहाँ इमेज दिया गया है। तो वो बाकी एक हेड इन करने के बाद बाकी डेड हो जाते हैं, क्योंकि इसका सेल बहुत हार्ड हो जाता है। और उसके बाद इसका डेवलपमेंटल फेज चालू होता है, और इस प्रकार से ये स्लाइड डाउन करता हुआ ये स्पंजी सेल में चला जाता है यूटेरस के अंदर में। और फिर ये जायगोट जो है वो एम्ब्रायो में धीरे धीरे चेंज होने लगता है। इस प्रकार से एम्ब्रायो को इसी मस्कुलर वाल से जो है यूटेरस के मस्कुलर वाल से न्यूट्रिशन मिलता है। और बाद में जो यहाँ से एक प्लासेंटा के यहाँ से एक ट्यूब के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है, और मदर का ब्लड के थ्रू से ये प्लासेंटा के थ्रू से ही ये क्या होता है आपका न्यूट्रिशन और एनर्जी पाता है। और इस प्रकार से चाइल्ड को डेवलप होने में 9 मंथ लगते हैं। उसके बाद चाइल्ड बोर्न करता है। इस प्रकार से स्टेजेस इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। और इस प्रकार से डेवलप होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एम्ब्रायो शैक ये डेवलप होता है, और इस प्रकार से बच्चा का नाभि के द्वारा जो है अपना मदर का यूटेरस से जुड़ा हुआ रहता है। और फिर जब ये मैच्योरिटी फेज में आता है तो हेड डाउन करता है, और हेड डाउन की स्थिति में ये बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ओवरी जो है जब प्रोड्यूस होता है, एक एग जो है ओवरी प्रत्येक मंथ क्या करता है प्रोड्यूस करता है, और यूटेरस जो है वो उसको रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग को। स्पर्म और एग के बीच जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए जो यूटेरस है वो यूटेरस एवरी मंथ क्या करता है अपने आप को तैयार करता है। और इसी वजह से इसका वाल जो है वो थिक और स्पंजी हो जाता है, और इसमें कई सारे ब्लड वेसल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। तो ताकि वो उन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा नरिशिंग किया जा सके, किसको एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो वैसी स्थिति में
जो यूटेरस का जो ये स्पंजी थिक वॉल होता है वो ब्रेक डाउन करता है और वजाइना के थ्रू से ब्लड और म्यूकस की मदद से वो प्रत्येक मंथ बाहर आता है। ये प्रत्येक मंथ होता है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। और अगर यह प्रक्रिया ना हो तो पेरेंट बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, इसलिए इसे सही करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आता है। डिसीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दे में बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक गोनेरिया, सिफिलिस, viral infection like warts and HIV AIDS. So many times this kind of questions has been asked, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होता है, गोनेरिया और सिफिलिस बीमारी होता है। वायरल इन्फेक्शन से वार्ट और HIV एड्स होता है। इस प्रकार से कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, इसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसको हम जो है 3 तरीका हम लोग देखते हैं। इसमें 3 मेन मेथड्स आर देयर। पहला है बैरियर मेथड, उसके बाद केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड होता है। बैरियर मेथड में कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, कॉपर टी एक्सेट्रा यूज़ किया जाता है। ये बैरियर मेथड कहा जाता है, जिसमें स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जाता है और बीच में ही डैमेज किया जाता है। केमिकल मेथड के तहत इसके अंतर्गत ड्रग्स लाइक ओरल पिल्स, वजाइनल पिल्स इत्यादि लिए जाते हैं ताकि उनका ताकत को ख़त्म करता है और फिर उनको फर्टिलाइजेशन, वैसी स्थिति में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, अर्थात जायगोट नहीं बन पाएगा। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, इसमें स्मॉल पार्ट्स ऑफ वास डिफरेंस, जिसके द्वारा क्या होता है, स्पर्म जो है वो बाहर निकलता है जिस रास्ता से, उसी को काट के उसको बांध दिया जाता है, जिसको वास्कोटोमी भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और फेलोपियन ट्यूब को काट के उसको बांध दिया जाता है, इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो वास्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी वो कटिंग किया जाता है जो फेलोपियन ट्यूब, ताकि एग पास ना हो और स्पर्म पास ना हो, ये दोनों चीज़ को ध्यान रखा जाता है। इसको सर्जिकल मेथड कहा जाता है। तो बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, ये 3 तरह से हम कॉन्ट्रासेप्शंस ले सकते हैं और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसी के साथ ये क्रैश कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाता है आज के लिए। तो इसी के साथ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया गया है। थैंक यू।